आईबीडी यानी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज के टाइप्स के बारे में आपने सुना है? क्या आप जानते हैं कि आईबीडी के दो अलग अलग डिसीज टाइप्स होते हैं और किस प्रकार का आईबीडी है इससे आपकी पूरी ट्रीटमेंट और आगे के फ्यूचर ट्रीटमेंट के सक्सेस रेट्स ये डिपेंड करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं कि आईबीडी के अलग अलग टाइप्स क्या होते हैं ताकि आपके मन से ये कंफ्यूजन एक ही बार में क्लियर हो जाए। नमस्ते, मैं डॉक्टर आदित्य कुलकर्णी, गैस्ट्रो एंड कैंसर स्पेशलिस्ट, ओएसएस क्लिनिक पुणे में प्रैक्टिस करता हूं। मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है पेट में पाए जाने वाले गट रिलेटेड डिसीज कंडीशंस, गट रिलेटेड कैंसर्स और उसकी रोबोटिक और लैप्रोस्कोपिक सर्जिकल ट्रीटमेंट। आज हम डिस्कस करेंगे इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज के बारे में, आईबीडी। शायद आपको आईबीडी डायग्नोस हुआ है या फिर आपके किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर को आईबीडी का डायग्नोसिस हुआ है। तो जब हम आईबीडी की बात करते हैं तो यूजुअली सबको ये पता होता है कि आईबीडी यानी कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज, इसमें बाउल का इन्फ्लेमेशन ज्यादा होता है, यानी कि बाउल के ऊपर स्वेलिंग आ जाती है। बट ये बात ज्यादा लोगों को पता नहीं होती है कि आईबीडी में भी दो अलग अलग सेपरेट डिसीज कंडीशंस है और इन दोनों को कंबाइंड करके आईबीडी ये नाम रखा जाता है। तो आईबीडी ये एक ऑटो इम्यून डिसीज है। ऑटो इम्यून यानी कि बॉडी की ही इम्यूनिटी, यानी कि बॉडी के ही इम्यून सिस्टम ये अपने ही गट के ऊपर एक फाइट कर रही है, यानी कि अपने ही गट के ऊपर वो एक्शन ले रही है और गट को यानी कि इंटेस्टिन्स को डैमेज हो रहा है। तो डिपेंडिंग ऑन गट के यानी कि इंटेस्टिन के किस हिस्से पर अटैक होता है, किस हिस्से में स्वेलिंग आती है, इसके ऊपर हम इन इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीजेस को दो मेन टाइप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड एज क्रॉन्स डिसीज, ठीक है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है सीडी। तो IBD-CD ऐसे उस पेशेंट का डायग्नोसिस किया जाता है। तो क्रॉन्स डिसीज ये एक ऐसा टाइप का आईबीडी है जिसमें इंटेस्टिन का कोई भी पार्ट इन्वॉल्व हो सकता है। तो कोई भी पार्ट यानी कि इंटेस्टिन की शुरुआत एक्चुअली माउथ से होती है और एंड जो होता है वो हमारे एनस यानी कि जहां से हम टॉयलेट पास करते हैं उस एरिया से होती है। तो क्रॉन्स डिसीज माउथ से लेके एनस तक किसी भी पार्ट को इन्वॉल्व कर सकता है, यानी कि स्टमक, फूड पाइप, स्मॉल इंटेस्टिन, लार्ज इंटेस्टिन, ये सारे पार्ट्स को क्रॉन्स इन्वॉल्व कर सकता है। और जब किसी पार्ट का क्रॉन्स डिसीज होता है तो क्रॉन्स डिसीज ये इंटेस्टिन के सारे लेयर्स को अफेक्ट करता है, यानी कि अंदर की लेयर जिसे हम म्यूकोजा के नाम से जानते हैं, वहां से लेके पूरे तरह से बाहर के लेयर तक ये पेनिट्रेट करके पूरे के पूरे इंटेस्टिन की स्वेलिंग कॉज कर सकता है। इसे हम साइंटिफिक टर्म्स में ट्रांसम्यूरल इन्वॉल्वमेंट कहते हैं। तो क्रॉन्स डिसीज की ये खासियत है कि ये सारे लेयर्स को अफेक्ट कर सकता है। एक और खासियत है क्रॉन्स डिसीज की कि इसमें स्किप एरियाज हो सकते हैं, यानी कि अगर हम इंटेस्टिन को एक रोड की तरह इमेजिन करें तो क्रॉन्स डिसीज ये रोड के कोई कोई पैचेस को खराब करता है और इनके बीच का जो सेगमेंट होता है वो बिल्कुल नॉर्मल दिखता है। तो इट कैन हैपन कि इंटेस्टिन का एक पार्ट इन्वॉल्व हो, उसके बाद में कुछ लेंथ तक इंटेस्टिन नॉर्मल रहे और फिर जाकर कुछ पार्ट इन्वॉल्व हो जाए। इससे ट्रीटमेंट थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है क्रॉन्स डिसीज की। और अगर हम पूरे इंटेस्टिन को देखें तो मोस्ट कॉमनली क्रॉन्स डिसीज जो है वो लार्ज इंटेस्टिन और स्मॉल इंटेस्टिन जहां एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं उस एरिया को हम आइलियोसिकल जंक्शन के नाम से जानते हैं। तो क्रॉन्स डिसीज इस पार्ट को सबसे ज्यादा इन्वॉल्व करता है। और अगर क्रॉन्स डिसीज की ट्रीटमेंट हम टाइम से ना करें तो इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं कि इंटेस्टिन को ज्यादा समय तक स्वेलिंग और छाले पड़ने की वजह से इंटेस्टिन में नैरोइंग आ सकती है। इसे हम स्ट्रिक्चर के नाम से जानते हैं। और इस नैरोइंग की वजह से इंटेस्टिन में ब्लॉकेज भी हो सकती है या फिर इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। इसी के साथ साथ फिस्चुला यानी कि इंटेस्टिन में आपस में या फिर किसी दूसरे ऑर्गन के साथ एबनॉर्मल कनेक्शंस बन सकते हैं या फिर किसी जगह पे इन्फेक्शन होने की वजह से वहां पे पस कलेक्शन या फिर एब्सेस फॉर्मेशन हो सकता है। ये सारे के सारे क्रॉन्स डिसीज के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। और अब हम देखेंगे इसका
काउंटर पार्ट जिसे हम अल्सरेटिव कोलाइटिस के नाम से जानते हैं। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ आईबीडी, जिसमें कि प्रिडोमिनेंटली लार्ज इंटेस्टिन का डिसीज इन्वॉल्वमेंट होता है। तो लार्ज इंटेस्टिन जो है वो लगभग 150 टू 200 सेंटीमीटर्स का होता है, और अल्सरेटिव कोलाइटिस इसके अलग अलग पार्ट्स को अफेक्ट करता है। तो क्रॉन्स डिसीज जैसे कि पैची इन्वॉल्वमेंट हमने सुना, बट अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है वो एक कंटिन्यूअस इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी कि अब जो इंटेस्टिन को हम रास्ते की तरह इमेजिन कर रहे थे, ये पूरा का पूरा रास्ता खराब है और इसमें आपको कोई नॉर्मल सेगमेंट्स देखने को नहीं मिलेंगे। बट अल्सरेटिव कोलाइटिस में एक डिफरेंट पार्ट ये है कि ये सिर्फ नॉर्मल केसेस में ये सिर्फ इंटेस्टिन के सबसे अंदर वाले लेयर को ही अफेक्ट करेगा और पूरी तरह से इंटेस्टिन को अफेक्ट नहीं कर सकता। और इसका जो इम्प्लीकेशन होता है वो ट्रीटमेंट में होता है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस की ट्रीटमेंट कभी कभी क्रॉन्स डिसीज से ज्यादा सिंपल हो जाती है, बिकॉज हम कोलोनोस्कोपी करके ये मॉनिटर कर सकते हैं कि अंदर वाला जो पार्ट है वो कितना हील हो चुका है आफ्टर गिविंग द मेडिसिन। तो क्या अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? यस। अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस की ट्रीटमेंट अगर हम ठीक तरीके से नहीं करते हैं तो इसमें लॉन्ग टर्म में ज्यादा ब्लीडिंग होना या फिर बॉडी का हीमोग्लोबिन ड्रॉप होना, प्रोटीन्स ड्रॉप होना, माल न्यूट्रिशन होना, ये एक कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। कभी कभी बहुत ज्यादा स्वेलिंग आने की वजह से सीवियर कोलाइटिस यानी कि एक इमरजेंसी कंडीशन क्रिएट हो सकती है, या फिर इंटेस्टिन के ऊपर बहुत ज्यादा स्वेलिंग आने की वजह से टॉक्सिक मेगाकोलॉन नाम की डिसीज कंडीशन, जिसकी कॉम्प्लिकेशन रेट्स बहुत ज्यादा है, ये भी हम अल्सरेटिव कोलाइटिस में कभी कभार देख सकते हैं। इसी के साथ साथ जिन पेशेंट्स में ज्यादा सालों तक अल्सरेटिव कोलाइटिस रहता है, उनमें कोलोन कैंसर की रिस्क जो होती है वो बहुत बढ़ जाती है। तो दीज पीपल आर एट मोर हायर रिस्क ऑफ कोलोन कैंसर ऑल्सो। और कुछ कुछ पेशेंट्स में इंटेस्टिन के बाहर के कुछ ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, जैसे कि आप हमारे जॉइंट्स, तो जॉइंट पेन हो सकता है, आर्थराइटिस हो सकता है, या फिर आंखों में कैटरैक्ट्स बन सकते हैं, बैक पेन हो सकता है, या फिर स्पाइनल इश्यूज हो सकते हैं। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस अल्सरेटिव कोलाइटिस में हम देख सकते हैं। तो इसमें डिफरेंस या फिर इसका जो डिफरेंस है वो सिर्फ टेक्स्ट बुक या एकेडमिक डिस्कशन तक सीमित नहीं है। इसके लिए इसके जो इम्प्लीकेशन है वो ट्रीटमेंट में भी होते हैं। क्रॉन्स डिसीज की जो ट्रीटमेंट है, अगर हम सर्जरी परफॉर्म करके क्रॉन्स डिसीज का जो अफेक्टेड पार्ट है वो निकाल दे तो बाकी के पार्ट में डिसीज वापस आ सकता है, इसका रिकरेंस हो सकता है और आगे जाकर सर्जरी फेल हो सकती है। बट अगर हम अल्सरेटिव कोलाइटिस में अगर सर्जरी परफॉर्म करते हैं तो इसके सक्सेस के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि एक बार हम वो अगर पार्ट निकाल दे तो बिकॉज अल्सरेटिव कोलाइटिस में स्किप लीजन नहीं होते हैं, तो हम सर्जरी के बाद में पेशेंट को क्योर कर सकते हैं। और जो मेडिसिन हम देते हैं वो भी अलग अलग टाइप के होते हैं। तो क्रॉन्स डिसीज का जो मेडिकल मैनेजमेंट है, स्टीरॉइड्स का जो हम कोर्स देते हैं, प्रोटोकॉल जो होता है, वो अल्सरेटिव कोलाइटिस से टोटली अलग होता है। और इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन जो होते हैं वो भी अलग अलग टाइप के होते हैं। तो बेसिकली क्रॉन्स डिसीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस की जो ट्रीटमेंट है वो आजकल टोटली सेपरेटेड है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑल्दो आईबीडी है, बट इसमें कौन सा टाइप का आईबीडी है ये भी बहुत जरूरी होता है। तो आज हमने जाना कि आईबीडी के दो अलग अलग टाइप्स क्या होते हैं, और इसके बीच में हमने काफी सारे डिफरेंसेस भी देखे। अगर आपको आईबीडी, अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रॉन्स डिसीज इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, आपके डिसीज के बारे में आपको कोई ओपिनियन चाहिए, तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। मेरा फोन नंबर नीचे दिया गया है। आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि आईबीएस, आईबीडी और अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन्स डिसीज, ये सारे टर्मिनोलॉजीज में आपको डिफरेंशिएट करने में सबसे कंफ्यूजिंग बात क्या लगती है, ताकि हम आने वाले दिनों में इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर अलग से एक वीडियो जरूर बनाएंगे आपके लिए। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल।